अस्सलाम वालेकुम पब्लिक न्यूज रूम में आपको खुशामदीद। मैं हूं मोहम्मद अकबर बाजवा। सबसे पहले बात प्रोग्राम में कि कप्तान के जो ओपनर थे असद उमर साहब वो आउट हो गए हैं। वजीर खजाना असद उमर ने वजारत छोड़ने का फैसला कर लिया है और असद उमर ने ट्वीट किया कि वजीर आजम की ख्वाहिश थी कि वो वजारत खजाना छोड़कर तवानाई की वजारत ले लें और ट्वीट में मजीद लिखा कि उन्होंने वजीर आजम को एतमाद में लिया कि वो काबीना का मजीद हिस्सा नहीं रहेंगे। अब खजाने का नया रखवाला कौन होगा? उमर अयूब, शौकत तरीन या फिर डॉक्टर इशरत हुसैन? वजीर खजाना की दौड़ में ये तीनों लोग शामिल हैं और वजारत खजाना का कलमदान आखिर मिलेगा किसे, ये फैसला तो वजीर आजम इमरान खान ही करेंगे। ताहम ऑपोजिशन की जानिब से असद उमर के वजारत खजाना छोड़ने पर सख्त तनकीद की जा रही है और कहा जा रहा है कि ऑपोजिशन अब ये कहती है कि इमरान खान की टीम 50 ओवर्स भी पूरा नहीं खेल पाएगी और उनके लीड जो बैट्समैन थे टीम के असद उमर साहब वजीर खजाना थे वो पहले ही आउट हो गए और उनसे इकोनॉमी नहीं चल पाई। सुबुकदोश होने वाले वजीर खजाना असद उमर का कहना था कि काबीना में ना होने के बावजूद वजीर आजम के साथ हूं। मैंने वजीर आजम को कायल कर लिया कि मैं काबीना का हिस्सा नहीं रहूंगा और नया वजीर खजाना भी एक मुश्किल मईशत को संभालेगा। नए वजीर खजाना से कोई उम्मीद ये ना रखी जाए कि 3 माह में बेहतरी ले आएगा और मईशत के लिए, इस्तेहकाम के लिए मुश्किल फैसले करना होंगे। IMF प्रोग्राम की बात की तो उन्होंने कहा कि IMF प्रोग्राम के बायस आइंदा बजट आसान नहीं, बहुत मुश्किल होगा और काबीना में मजीद तब्दीलियां भी होंगी जिनका जल्द ऐलान मुतवक्के है। उसके अंदर ट्वीट के अंदर लिखा था कि वज़ीर आज़म जो है वो काबीना का रीशफल करने जा रहे हैं और उसके अंदर रीशफल में उन्होंने मुझसे ये कहा कि वो चाहते हैं कि मैं एनर्जी का पोर्टफोलियो लूँ। लेकिन उसके बाद रात को हमारी बात हुई थी, फिर सुबह हमारी मुलाकात भी हुई तो उसमें मैंने उनको कन्विंस कर दिया है कि मुझे इजाज़त दें कि मैं कैबिनेट से स्टेप डाउन कर दूं। लेकिन कैबिनेट से स्टेप डाउन करने का ये मकसद हरगिज़ नहीं है, जैसे मैंने उनको भी कहा कि इमरान खान को और उनके नए पाकिस्तान के विजन को सपोर्ट करने के लिए मैं अवेलेबल नहीं। जो वज़ीर ख़जाना आगे आएंगे उनके लिए भी रिकॉर्ड पे बात रख दी जाए कि जहाँ पर मईशत खड़ी थी वो पाकिस्तान की मईशत के, ये मैं बात कर रहा हूँ उस वक्त की जब इलेक्शन हुआ, हुकूमत बनी तहरीक इंसाफ की, वो पाकिस्तान की तारीख़ की मईशत की ख़तरनाक तरीन लम्हात में से एक थे। ये नहीं है कि इस वक्त मईशत के बड़े अच्छे हालात हो गए तो जो नया वज़ीर ख़जाना आएगा वो भी एक मुश्किल मईशत को संभालेगा। जो भी आए, फैसले जो करे उसके साथ, अगर मुश्किल फ़ैसले करता है तो उसके साथ फिर खड़े होने की भी ज़रूरत है और ये ना उनसे कोई एक्सपेक्ट करे कि मुआवजे होंगे और अगले 3 महीने के अंदर जो है वो दूध और शहद की नदियाँ बहेंगी। आप एक जा रहे हैं IMF के प्रोग्राम के अंदर, जो अगला बजट आपका आएगा वो बजट जो है वो उस IMF के प्रोग्राम को रिफ्लेक्ट करेगा। असद उमर साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस जो अब से कुछ देर पहले हुई, आप मुलाहिजा कर रहे थे। एहतशामुल हक साहब सीनियर तज्जियाकार हमारे साथ मौजूद हैं। एहतशाम साहब, वो कहते हैं कि पॉलिसी चेंजेस कुछ खास नहीं होंगे। वजीर आजम ने उन्हें कहा कि आपका कलमदान तब्दील कर देते हैं, उसके बावजूद उन्होंने दूसरा कलमदान लेने की बजाय सुबुकदोश होना मुनासिब समझा। एग्जैक्टली वजह क्या समझ आ रही है आपको असद उमर साहब की तब्दीली की? देखिए अकबर, पहली तो बात यह है कि पॉलिटिकली और इकोनॉमिकली बहुत बड़ा सेटबैक है PTI की गवर्नमेंट को और पर्सनली प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब को। ये इतना आसान काम नहीं था और जिस तरीके से आप सब लोग कहते हैं कि काबीना में 3 लोग बहुत अहम होते हैं, असल में वही काबीना होते हैं, वज़ीर दाखिला, वज़ीर ख़ारजा, वज़ीर ख़जाना। अब जिस तरीके से वज़ीर ख़जाना पहली टीम में जो 8 साल से PTI में शामिल हैं, चंद एक लोग रह गए इस काबीना में जो वाकई कोर PTI की टीम का हिस्सा थे और बाकी लोग तो आपने देखा बाहर से लोग आए हैं। 30 आदमी तो मुशर्रफ साहब कहते हैं कि मेरे एजाज शाह के आने के बाद, ब्रिगेडियर के बाद, कि मेरी टीम के लोग बैठे हुए हैं। तो एक तो परसेप्शन बहुत बड़ा ख़राब हुआ होगा कि भाई ये क्या है कि जी एक आदमी, तभी तो लोग कह रहे हैं कि जी पहला बैट्समैन उनका जो है ना ओपनर वो फारिग हो गया, अपोजिशन को बड़ा भरपूर मौका मिल गया एक्सरसाइज करने के लिए। देखिए 2 चीज़ें अकबर बड़ी अहम हैं, ये तो इसमें कोई शक नहीं है, 2 राय नहीं है कि बड़ी मुश्किल हालात में PTI को हुकूमत मिली। 10 सालों में जो अब बार बार हम लोग कहते हैं पीपल्स पार्टी और PMLN ने किया, वो इनके लिए बड़ा मुश्किल था इनको संभालना। लेकिन तनकीद कहाँ पे हो रही है? सारी बातें अपनी जगह पे। लोग कहते हैं कि जी माशी विजन आपका कोई सामने नहीं आया, कोई रोड मैप नहीं आया, आप पहले से बताए गए थे कि आप फाइनेंस मिनिस्टर होंगे, चीज़ें क्लैरिटी के साथ सामने नहीं आई। फिर सबसे बड़ा टेस्ट केस था कि जी ये जो इमीडिएट बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस है, ठीक है 6.5 अरब
डॉलर आप ले आए थे प्राइम मिनिस्टर साहब। यकीनी तौर पे बड़े चैलेंजेस थे जिसकी वजह से हटाया गया। अच्छा एहतशाम साहब, सॉरी टू कट यू ऑफ इन द मिडल, मेरे साथ फरुख सलीम साहब मौजूद हैं, माहिर माशियात हैं। बहुत शुक्रिया सर, आपने वक्त दिया। पिछले दिनों आपने बड़ा तफसीली इस पर कॉलम भी लिखा सारे मामले पर। अब तब्दीली की वजह आपको नजर क्या आती है? असद उमर साहब कहते हैं कि पॉलिसी चेंजेस नहीं होंगे, मुश्किल फैसले तो करना होंगे और फिर अगली पॉलिसी इसी तरह चलती रहेगी। आपको आगे कुछ मेजर पॉलिसी शिफ्ट्स नजर आ रहे हैं हुकूमत की मौशी पॉलिसी में? देखिए, दो चीज़ें हैं। पहली तो असद उमर साहब की जो वजारत है उसके हवाले से जो बड़ी चीज़ें वाज़ेह होकर सामने आ गई कि पॉलिसी साजी का एक शदीद किस्म का फुकदान था, एक गैर यकीनी की फ़ज़ा थी, जो बिज़नेस कम्युनिटी की तरफ से बहुत प्रेशर था, क्योंकि गैर यकीनी की फ़ज़ा जो है वो बिज़नेस कम्युनिटी के लिए, बिज़नेस एनवायरनमेंट के लिए बहुत ही ख़तरनाक होती है। और तीसरा प्रेशर मैं समझता हूँ कि महंगाई के हवाले से जो आम पाकिस्तानी के ऊपर महंगाई का तूफान आ रहा था, उस हवाले से बड़ा प्रेशर था। ये तो वजारत उज़्मा, वजारत ख़जाना के हवाले से बातें हो गई। मैं समझता हूँ कि ऑन अ वाइडर स्केल एक अफसोसनाक दिन है। आप देखिए कि 5 साल पीपल्स पार्टी की मिस गवर्नेंस, 5 साल की करप्शन, फिर 5 साल PMLN की करप्शन और उनकी मिस गवर्नेंस। एक उम्मीद की किरण सी उठी थी या PTI की जीत, इलेक्शन जीत के बाद, और आज कुछ ऐसा महसूस हो रहा है कि शायद वो इतनी स्ट्रॉन्ग जो है वो उम्मीद की किरण पूरी नहीं हो सकी। काबिल तरीन फरुख साहब, टाइमिंग को आप कैसे देखते हैं? मतलब अभी 2 दिन पहले पूछा गया तो कहा गया वजारत इत्तलात की तरफ से कि बिल्कुल कोई शफलिंग नहीं होने वाली, ना चेंजेस होने वाले हैं। अब IMF का प्रोग्राम आने वाला है, फैटफ सर पर है, उसके अलावा बजट है, फिर एमनेस्टी स्कीम के मामला चल रहे हैं। टाइमिंग आप किस तरह से देखते हैं ये चेंज करने की? देखिए, टाइमिंग भी खतरनाक साबित हो सकता है। जैसे मैं कह रहा था कि काबिल तरीन वजीर जो थे कैबिनेट के अंदर, जो एक शख्स थे जिनका हम सबको पता था कि वो वजारत खजाना का कलमदान संभालेंगे एटलीस्ट साल 2 साल, इलेक्शन से पहले भी ये बातें हो रही थी। तो डायरेक्शन क्या हो रही है? नए साहब इनकी जगह जो आएंगे, क्या वो पार्लियामेंट्री पार्टी के अंदर से होंगे या कोई टेक्नोक्रेट इनकी जगह लेगा? और फिर जो इतना बड़ा एजेंडा इस्लाहात का है, जो कि पिछले 8-9 महीनों में जिसके ऊपर किसी किस्म की पेशरफ्त नहीं हो सकी, क्या नए साहब जो आएंगे, जो नए वजीर आएंगे या एडवाइजर आएंगे, वो मुल्क को इस्लाहात की तरफ ले जा सकेंगे? बिजली की इस्लाहात, पाकिस्तान पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज की इस्लाहात, टैक्स की इस्लाहात। तो एजेंडा बहुत बड़ा है। वक्त हमने 8 से 9 महीने जो है वो मैं समझता हूँ कि लूज किया है। और एक और बहुत बड़ा सवाल जो ज़हन में उठता है कि कहा जा रहा था कि इमरान खान साहब जो हैं वो शायद जमहूरियत के आखिरी खिलाड़ी ना कहीं साबित हों। अगर काबिल तरीन टीम मेंबर जो है वो भी इस काबिल नहीं रहता कि वो 8 महीने, जबकि 60 महीने का ओरिजिनल मैंडेट था, 8 महीने में वो फारिग हो जाए, तो बड़ा गैर यकीनी की फजा मजीद बढ़ जाएगी, बिजनेस को और नुकसान पहुंचेगा। कितनी जल्दी फैसला साजी जो है वापस। और फिर ऐसे नागुजीर फैसले क्या हैं जो नए आने वाले फाइनेंस मिनिस्टर को करना ही होंगे और फिर उसके बाद ही राइट ट्रैक पर ये चढ़ेगा? ये मैं आपसे पूछता हूं। एहतशाम साहब, टाइमिंग आप किस तरह से देखते हैं? PTI को जो ब्रांड इस फैसले की वजह से मुतासर हुआ, आपको लगता है कि किसी हेस्ट में, किसी जल्दी में ये फैसला हुआ है, कंसिडरिंग IMF, फैटफ, बजट, एमनेस्टी स्कीम एंड ऑल? देखिए, टाइमिंग अगर ख़तरनाक नहीं है तो डेफिनेटली बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट करने वाली ज़रूर है, क्योंकि IMF का प्रोग्राम अब फाइनली लेने का फ़ैसला किया गया। फिर बजट में जिस तरह असद उमर कह रहे हैं रिफ्लेक्शन होगा IMF के प्रोग्राम का सारा उसमें, यानी उनकी कंडीशनैलिटीज़ वही होंगी। अब सवाल ये है कि भाई कौन नया आदमी आएगा। एक नई बहस छिड़ गई है। अब जिस तरह उमर अयूब साहब का नाम आ गया है, देखिए ना, अब टेक्निकली तो अकबर बड़ा मसला हो जाएगा। इस वक्त वो फेडरल मिनिस्टर हैं, आप उनको स्टेट मिनिस्टर बना के फाइनेंस का नहीं ला सकते, क्योंकि वो आप किस तरह लेके आएंगे? आप जरा एक जूनियर वज़ीर बनाएंगे जो पहले ही फुल फ्लैज वज़ीर है, और फिर अगर आप उनको वज़ीर बनाते भी हैं, अपना जूनियर वज़ीर लेके आते हैं, तो उस सूरत में तो फिर समझ आती है कि बाहर से एडवाइज़र आप लेके आएंगे, जैसा कि हमेशा रहा है। और ये PMLN की गवर्नमेंट में भी आप फाइनेंस मिनिस्टर थे स्टेट के और एडवाइज़र बाहर से आए हुए थे, वो तो सूरत हो सकती है। ये नहीं हो सकता कि फुल फ्लैश फाइनेंस मिनिस्टर भी और एडवाइज़र भी टेक्नोक्रेट बाहर से आए। ये एक डायकोटमी होगी जो आज तक हमने नहीं देखी। अब बड़ा मुश्किल होगा इसको देखना।
हाँ, ये जिस तरह ये तो डॉक्टर एक साहब और कह रहे हैं गैर कि यकीनी की पार्लिमानी जो बात पार्टी कर से रहे थे अगर फरूख यही साहब, आते हैं। ये अगली गैर यकीनी यहाँ पर सामने आना शुरू हो गई। आप जरा साथ रहिएगा। हमें ज्वाइन किया राना अफजल साहब ने, स्टेट मिनिस्टर फॉर फाइनेंस रह चुके हैं PMLN की गवर्नमेंट में। बहुत शुक्रिया राना साहब, आपने वक्त दिया। इस फैसले को आप किस तरह से देख रहे हैं? देर आए दुरुस्त आए देख रहे हैं, या फिर अब आगे जो किसी और को कलमदान दिया जा सकता है तो उससे सूरत हाल इंप्रूव होती देख रहे हैं, या फिर आप ये कहेंगे कि पूरी टीम ही, क्योंकि असद उमर साहब अब लोग बोल्ड हो गए तो बाकी भी उस तरह के खिलाड़ी होंगे इमरान खान साहब के? देखें, जो भी चीजें सामने आ रही हैं, मैं नहीं समझता कि उसकी टाइमिंग दुरुस्त है। टाइमिंग के हिसाब से बजट के इतना करीब आके, IMF की नेगोशिएशन की फाइनल स्टेज पे आके, ये वो स्टेज नहीं थी जिसके ऊपर आपको एक फाइनेंस मिनिस्टर को चेंज करना चाहिए। इसका मैसेज जो पाकिस्तान की बिजनेस कम्युनिटी को और दुनिया भर की इकोनॉमिक मैनेजर्स को गया है, वो बहुत नेगेटिव गया है कि हमें टाइमिंग्स का भी एहसास नहीं है कि ये वो टाइम नहीं था जहां 8 महीने उन्होंने काम किया था, 2 महीने और कर लेते और कुछ चीजों को मंतकी अंजाम तक पहुंचाते, वो बहुत बेहतर होता। अब नया बंदा आएगा। वो तो राना साहब करना चाह रहे थे, कहा गया था ना, उनकी ट्वीट उन्होंने जो की, उन्होंने कहा कि मुझे कहा गया कि ये वजारत छोड़ के तो तवानाई की वजारत आपको दे देते हैं, तो वो तो पीछे से चेंज होना करना चाह रहे थे उनको। फारूक सलीम साहब, जो आपसे मैं सवाल पूछ रहा था, अब जो नेक्स्ट आएंगे इनके बाद, उनको क्या ऐसे फैसले होंगे आपकी नज़र में जो लाजिम है कि आते साथ कर देने चाहिए जिससे कुछ डायरेक्शन बेहतर हो सके? तो बात हो रही है IMF के साथ मुआहदे की। IMF के प्रोग्राम में जब पाकिस्तान दाखिल हो जाएगा तो मैं ये समझता हूँ कि मईशत के तकरीबन सारे ही फैसले जो हैं दे विल बी टेकन ओवर बाय द IMF। हम पाकिस्तान में जो वजारत ख़जाना है वो तो महज एक इम्प्लीमेंटर या उसके ऊपर अमल दरामद करने वाला एक इदारा बन के रह जाएगा। इस्लाहात के बगैर मईशत आगे चलती नजर नहीं आती। बहुत बड़ा इशू जो पिछले 8-9 महीनों में PTI की हुकूमत के दौरान रहा, वो मैं समझता हूँ कि बिजनेस एज यूजुअल ट्रीट किया गया, कि जो प्रॉब्लम्स आते थे उनके जो हल, जैसे पीपल्स पार्टी निकाला करती थी, जैसे PMLN निकाला करती थी, वैसे ही PTI भी निकालती रही। जब मसाइल आते थे तो कर्जाजात ले लिए जाते थे, और वो कर्जाजात के अलावा और कोई माशी पॉलिसी में कोई दूसरा सतून, कोई दूसरी शिक नजर नहीं आती थी। महज कर्जाजात लेने की बुनियाद पे पूरी इकोनॉमिक पॉलिसी बनाई जा रही थी। चाहिए ये था कि बिजनेस एक्स्ट्राऑर्डिनरी, बिजनेस एज यूजुअल नहीं चल सकता जब तक बिजली के शोबे में, जब तक अखराजात के शोबे में, जब तक टैक्स के शोबे में, जब तक गैस के शोबे में इस्लाहात नहीं लेके आएंगे, चोरी नहीं बंद होगी, रिस्ट्रक्चरिंग नहीं हो जाएगी पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस के अंदर, उस वक्त तक पाकिस्तान की मईशत जो है वो बैरूनी कर्जाजात के ऊपर, बैरूनी इदारों के ऊपर डिपेंडेंट रहेगी। एहतशाम साहब, रेवेन्यू की खास तौर पर यहाँ पर बात है, रेवेन्यू बढ़ाने की ज़रूरत है, FBR में इस्लाहात की बातें हैं, उससे भी सुनने में आ रहा है कप्तान खुश नहीं है, तो वहाँ पर भी कोई चेंज एक्सपेक्ट कर सकते हैं हम वजारत में? देखिए, मसला सबसे बड़ा यही है, पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला जो अगर आप पूछें तो वो आपका रेवेन्यू और फिर फिस्कल डेफिसिट है, जिसकी वजह से आपका इनकम और एक्सपेंडिचर का गैप दुगना से भी ज़्यादा हो चुका है। अभी प्राइम मिनिस्टर साहब की फ्रस्ट्रेशन बार बार यही बात आती है कि जितनी उन्होंने पिछले दिनों मीटिंग शेयर की है FBR के बारे में, टोटल नो कॉन्फिडेंस का इजहार किया। यहाँ तक ऑन रिकॉर्ड है, उन्होंने कहा कि जी मैं इसको बंद कर दूंगा FBR को, मैं प्राइवेट सेक्टर से लोग लेके आ जाऊँगा। देखिए ना, एक ही चीज़ थी जिसपे वो बहुत ज़्यादा उन्होंने तनकीद की कि जी 6000 से पाकिस्तान का 30,000 अरब कर्जा कर दिया गया 2 हुकूमतों में पिछली में। अब यह है कि रेवेन्यू बढ़ ही नहीं रहा। अब जिस तरीके से इस साल का, मौजूदा माली साल का 450 से 500 अरब रुपए का शॉर्टफॉल होने जा रहा है, ये तो आई ओपनर है, बड़ी बड़ी फ्राइटनिंग सी सिचुएशन है। 3900 रुपये का रेवेन्यू, 39,000 अरब रुपये का रेवेन्यू रखा गया था 3.9 ट्रिलियन का, ठीक है ना, वो भी पूरा होता नज़र नहीं आ रहा। पर अगला 5.4 ट्रिलियन का IMF के साथ तय कर रहे हैं आप, तो क्या कहाँ से लेके आएंगे? पिछला भी आपने कैसे किया था, डेवलपमेंट बजट रोक के आपने किया, आपने जो एक्सपोर्टर के रिबेट्स हैं और उनकी जो पैसा रखा हुआ था वो आपने नहीं दिया था, फिर आपने सब्सिडीज़ रोक के तो किया था। अब आप कहाँ से लेके आएंगे? टैक्स बेस बढ़ा ही नहीं है, डॉक्यूमेंटेशन हुई नहीं है, नए टैक्स पेयर आए नहीं है। तो मेरा ख्याल है जो प्राइम मिनिस्टर साहब उठते बैठते बात करते थे, मैं ये भी कर दूंगा, मैं हेल्थ का शुबा भी ठीक कर दूंगा, सड़कें भी बन जाएंगी, ये भी,
फिर पैसा कहाँ से आएगा? कर्जे इतने ज्यादा हो गए, आपके लिए मुश्किल होगी। और दुरुस्त सबसे बात बड़ा है, सवाल रिफॉर्म्स की अकबर बहुत ये अशद है, जरूरत है। वही अकबर जो सवाल है, फरसाद एक जुमला सर, दे। सर, सबसे बड़ा सवाल जी, इस सर। वक्त यह है कि ये IMF का प्रोग्राम जो पिछला स्टेट डिपार्टमेंट का था ना, वो नहीं है। अमरीकी बड़े सख्त पीछे पड़ गए हैं आपके, सारी दुनिया पड़ गई। FATA का मामला आपके सामने है, तो ये आसानी के साथ नहीं होगा। अपना राना साहब की हुकूमत को तो 15 वेवर मिल गए थे ना, हर तीसरी माह जो मीटिंग होती थी वहाँ पे रिव्यू होता था आपके प्रोग्राम का 3 साल के। अब वो उस मीटिंग में वो आपको छूटें नहीं मिलेंगी। नतीजा ये होगा कि सख्त से सख्त शराइत आपकी होंगी। वो जो असद उमर साहब कहते थे ना कि चीखें निकलेंगी, अल्लाह माफ़ करे, वो चीखें निकलेंगी लोगों की। जी, FBR की सर जहाँ तक बात है, जो खान साहब कहते थे कि ये अगर ठीक ना हुआ नया FBR बना दूंगा मैं यहाँ पे और एक नया रिस्ट्रक्चर कर दूंगा सब मामले को, रखना अंदाजी है कहाँ पे? रोक कौन रहा है इस सारे मामले को? ब्यूरोक्रेट्स नहीं होने दे रहे, जो वज़रा बैठे हुए हैं उनमें इतनी कैपेबिलिटी नहीं है। मामला कहाँ पर रुका हुआ है? नीयत तो नज़र आ रही है। देखें, इस वक्त अकबर मसला ये है कि पार्टी के अंदर और कैबिनेट के अंदर इख्तलाफात हैं। ये बड़ा वाज़े तौर पे मानना पड़ेगा। असद उमर साहब जो है ना, वो फ्री एजेंट के तौर पे काम नहीं कर सकते। उनको ज़रूर प्राइम मिनिस्टर साहब का कॉन्फिडेंस हासिल रहा है, लेकिन कहा जाता है कि अंदर से, अब देखें ना, 2 दिन जो मीटिंग होती रही है एमनेस्टी स्कीम के बारे में, वो कहा जा रहा है कि जितनी मुखालफत का सामना करना पड़ा असद उमर को, दिस बिकेम वन ऑफ द रीज़न फॉर हिज आउस्टर या रिज़ाइन, जो भी कहें। क्योंकि लोग कह रहे थे कि जी ये 58 से अब तक ये 11वीं स्कीम आप लॉन्च करने जा रहे हैं, इसमें ये आप रेवेन्यू बढ़ते ही नहीं है, लोग आते ही नहीं है टैक्स नेट में। उसके बाद अब जो लोग पिछली रेवेन्यू जिन्होंने एमनेस्टी स्कीम एक्सेप्ट की थी, उनके खिलाफ FBR पीछे पड़ गया। और फिर ये कहा जा रहा है कि कभी भी आपने रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट किसी स्कीम में रखा ही नहीं। नतीजा ये हुआ कि जी पैसा लोग एज यूजुअल काला धन जो है ना अपना वाइट करते रहे हैं, जिस तरह आज तक होता रहा है। तो ये कैसे मामला चलेगा? तो मेरा ख्याल है अब सबसे बड़ा जो चैलेंज है प्राइम मिनिस्टर के यही है कि जी आप अपनी टीम में कौन से लोग लेके आएंगे। अब नॉर्वे और कनाडा से तो लोग आने से रहे, जो आके क्लीन लोग आपका काम करेंगे। बड़ा परफॉर्म वेस्टेड इंटरेस्ट है, ग्रुप्स बन चुके हैं, बिजनेस एज यूजुअल है, स्टेटस को कोई तोड़ना नहीं चाहता, किसी तरह तोड़ना नहीं चाहता है। FBR में कस्टमर और इनकम टैक्स के ग्रुप्स की लड़ाई है, पैसे बनाने की गेम हो रही है सब जगहों पे। तो प्राइम मिनिस्टर तो बेबस होकर बैठ गए हैं। असद उमर साहब ने बातें बड़ी मुश्किल सूरत हाल है, बिटवीन हार्ड रॉक एंड द स्टोन वाला मामला हुआ है। सर साथ रहिएगा, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ राना अफजल साहब मौजूद थे, उनके अलावा हमारे साथ फरुख सलीम साहब मौजूद थे। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। आप साथ रहिएगा। ये जो सारा फैसला हुआ और इस पे पहले डिनायल सामने क्यों आ रहे थे, अब अगली ऑप्शंस कौन है और क्या क्या नाम अंडर कंसिडरेशन है, इस पर मजीद बात होगी आफ्टर दिस ब्रेक। आप हमारे साथ रहिए। पब्लिक न्यूज रूम में एक मरतबा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। हम बात कर रहे थे असद उमर साहब की, जो अपने ओहदे से सुबकदोश हो गए। उन्होंने एक ट्विटर पैगाम के जरिए बताया कि वजीर आजम इमरान खान ने उन्हें कहा कि वो वजारत खजाना छोड़कर दूसरी वजारत यानी वजारत तवानाई का कलमदान संभाल लें, जिसे संभालने से उन्होंने इनकार किया और इमरान खान साहब को मना लिया कि वो अब अगर वजारत खजाना का कलमदान अपने पास नहीं रखेंगे तो फिर वो वजारत तवानाई का कलमदान भी अपने पास नहीं रखेंगे। अब इस वक्त काफ़ी तनकीद हो रही है हुकूमत पर और ख़ास तौर पर इस टाइमिंग पर कि ऐसे मौके पर जब पाकिस्तान IMF के पास जा रहा है और IMF से पैकेज तकरीबन फाइनल हो चुका है, डील फाइनल हो चुकी है, उसके बावजूद असद उमर साहब को ऐसे मौके पर हटाया गया, तो गलत ना होगा कहना कि ये टाइमिंग पर सवालात उठ रहे हैं। उसके अलावा FATF का मामला है, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ग्रे लिस्ट में पाकिस्तान ऑलरेडी है और जो सिफारिशात उन्होंने भेज रखी हैं उस पर वजारत खजाना ने बहुत सारे ऐसे उनमें मामला हैं जिन पर अमल दरामद करवाना है। उसके अलावा आगे जो बजट आने वाला है और ऐसे मौके पर कि जब बजट की तैयारी हो रही होती है उमूमी तौर पर महीनों में मुल्क में, उस वक्त वजीर खजाना को हटा दिया गया। फिर सवालात ये भी उठ रहे हैं कि अब आगे अगला वजीर खजाना का कलमदान किसे दिया जाएगा, कौन होगा अगला वजीर खजाना। उमर अयूब साहब का नाम सामने आ रहा है, उसके अलावा इशरत हुसैन साहब का जो साबिक गवर्नर स्टेट बैंक रह चुके हैं उनका नाम सामने आ रहा है, उसके अलावा शौकत तरीन साहब का नाम भी सामने आ रहा है, वो साबिक वजीर खजाना रह चुके हैं। इसके अलावा अगर बात की जाए तो जब सवालात पूछे जाते थे वफाकी वज़रा से कि काबीना में तब्दीलियाँ मुतवक्के हैं और ख़ास तौर पर असद उमर का नाम लिया जाता था कि सबसे पहले असद उमर के हवाले से ये सवाल उठ रहा है कि उन्हें शायद तब्दील कर दिया जाए। अब से 2-3 दिन पहले की बात है, उस वक्त इनकार कर दिया जाता था वज़रा की तरफ से और बाकायदा तौर पर जो तर्जुमान है हुकूमत के फवाद चौधरी साहब, उन्होंने ये कहा कि मेरी इमरान खान साहब से अभी मुलाकात हुई है और इमरान खान साहब ने ये बताया है कि बिल्कुल भी किसी किस्म की कोई तब्दीली काबीना में नहीं की जाएगी। सिर्फ 2 दिन पहले की बात है। उसके अलावा आपको ये बताते जाएं कि कल के रोज़ जब नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम की तकरीब में मौजूद थे, इमरान खान साहब मौजूद थे वहाँ पर, उनके साथ तारिक बशीर चीमा साहब मौजूद थे। असद उमर साहब ने वहाँ पर जो स्पीच की, उस स्पीच के वो ये कहते रहे कि अब तारिक बशीर चीमा साहब जो हैं उन्होंने मुझसे कुछ पैसों का तकाजा किया है, वज़ीर आज़म से लेकर दूंगा। तो महसूस उस वक्त भी यानी कल के रोज़ भी यही हो रहा था
कि असद उमर साहब अभी अपने ओहदे पर कायम रहेंगे, तो अचानक ये फैसला सामने आ गया, एक बड़ा फैसला। और असद उमर के इस्तीफे के बाद पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की अगर बात की जाए तो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में आज शदीद मंदी देखी गई। 100 इंडेक्स में 629 पॉइंट्स की कमी के साथ 37,000 की नफसियाती हद खो बैठा स्टॉक एक्सचेंज और सरमायाकारों के करोड़ों रुपए डूब गए। अब ऐसे में कारोबार के दौरान 100 इंडेक्स ज्यादा से ज्यादा 37,418 जबकि कम से कम 36,692 पॉइंट्स की सतह पर देखा गया। कहा भी ये जा रहा था और तनकीद भी ये थी असद उमर साहब पर कि वो तमाम जिस तरह के डिसीजंस ले रहे हैं उससे गैर यकीनी की सूरत हाल पैदा हो रही है, जिससे बिजनेस कम्युनिटी को ना सिर्फ नुकसान हो रहा है बल्कि बिजनेस कम्युनिटी नाराज भी है। डॉक्टर इशफाक हसन साहब हमारे साथ मौजूद हैं, माहिर मौश। बहुत शुक्रिया सर, आपने वक्त दिया। ये फरमाइएगा, इस फैसले को आप किस तरह से देख रहे हैं? आपके ख्याल में असद उमर साहब की जो समत थी वो ठीक थी, दुरुस्त थी या फिर नहीं थी? और अब जो अगले आने वाले वजीर खजाना होंगे उन्हें क्या ऐसे फैसले हैं जो फौरन करना होंगे जिसके बगैर डायरेक्शन सीधी नहीं हो सकेगी? अशफाक हसन साहब, इस किस्म के फैसले बड़े तकीदा होते हैं और आई एम श्योर कि वजीर आजम ने बहुत हैवी हार्ट के साथ ये फैसला किया होगा। ये इतना आसान ये फैसला नहीं था, ये बहुत ही मुश्किल फैसला था। अब उनके मुताबिक अगर वो जैसा कि उन्होंने पहले भी ऐलान किया था, बताया था कि हर वजीर के मैं मॉनिटर करूंगी उसकी प्रोग्रेस, और जो प्रोग्रेस नहीं शो करेगा तो मैं उसको हटा सकता हूं। तो आई एम श्योर कि उनके नजदीक शायद ये प्रोग्रेस नहीं कर रहे थे तो इन्हें हटाना पड़ा इस लिहाज से। वो कहते हैं पॉलिसी में कोई खास चेंज नहीं आएगा, पॉलिसी यही बरकरार रहेगी। तो फिर वो क्या ऐसा गलत कर रहे थे? उसके अलावा मुश्किल फैसले की जो आपने बात की, आप टाइमिंग फिर इस मुश्किल फैसले की कैसे देखते हैं? बजट आने वाला है, IMF के प्रोग्राम में हम जा रहे हैं, FATF का मामला सर पर है। ख्याल है कि फाइनेंस मिनिस्टर का IMF में जाना मेरे नजदीक ये बहुत बड़ी गलती थी। जितना पेन हमने इन्फ्लिक्ट किया है अपने अवाम पे बिजली गैस पानी के तरह से, इससे कहीं कम पे हम पेन में डाले हुए हम एडजस्टमेंट करते अपने इंपोर्ट साइड पे और अपने बैलेंस ऑफ पेमेंट को हम ठीक कर सकते थे विदाउट गोइंग टू द IMF। और यही बात मैं डे 1 से कह रहा था कि अगर आप जाएंगे IMF में इस मर्तबा जलील करेंगे वो आपको। और IMF जो है ये वो IMF नहीं होगा जो पिछले वाली हुकूमत के साथ था, ये बहुत मुश्किल IMF होगा, इसने बहुत जलील करना है आपको। नहीं तो ये आर्ग्यूमेंट सर कि IMF के पास आपने डिले कर दिया, उसकी वजह से गैर यकीनी की सूरत हाल पैदा हुई। यार ये लोगों को चीजों को समझ है नहीं, ये बातें करते रहते हैं। डिले किस तरीके से किया था उन्होंने? इनकी हुकूमत आई है अगस्त में, लेट अगस्त में ये सारे वजीर बने हैं और सितंबर में 10 या 12 सितंबर को ये इंडोनेशिया में जब कॉन्फ्रेंस हुई हमारी एशियन डेवलपमेंट बैंक की एनुअल मीटिंग, उसमें असद उमर साहब अपनी टीम के साथ गए अटेंड करने के लिए। वहां IMF के मैनेजिंग डायरेक्टर से उनकी मुलाकात हुई और वहां पर उन्होंने कह दिया कि जी हम IMF में जाएंगे, हम आपको रिक्वेस्ट भेज। उन्होंने कहा कि ये रिक्वेस्ट भेज दें, मोस्ट वेलकम। तो वो तो अर्ली सितंबर में उन्होंने कह दिया था कि हम आ रहे हैं। जब यहाँ वापस आए असद उमर, फिर यहाँ से आके उन्होंने खत लिखा प्रॉपर IMF को। यहाँ पर इन्होंने पहले कहा, इन्होंने खुद कहा ना इस बात का, तो खुद उन्होंने एतराफ किया। आप ये कैसे कह सकते हैं? मतलब असद उमर साहब खुद ये कहते रहे, गवर्नमेंट ये खुद कहती रही कि हमने पहले कोशिश ये की है कि अपने फ्रेंडली जो मुल्क हैं, चाइना हो गया, UAE हो गया, सऊदी अरब हो गया। नहीं, आपने ये कहा ना अप्लाई करने के, तो हम इन्होंने तो बहुत पहले अप्लाई कर दिया था, यही तो मैं बताना चाह रहा हूँ। उसके बाद IMF का मिशन आया, 3 हफ्ता IMF ने लगाया, अर्ली नवंबर में आए, एंड नवंबर में गए, उनके साथ तकरीबन चीजें तैयार हो गई थी। और लेकिन जो उन्होंने कहा था कि ये करना है वो एक गो में हम नहीं कर सकते थे। हमने उनसे टाइम मांगा कि हमें टाइम दे दें। दुरुस्त बात है सर आपकी। अच्छा, कुछ रिफॉर्म्स के हवाले से, रेवेन्यू के खास तौर पर हवाले से, और फिस्कल डेफिसिट हम कम किस तरह से कर सकते हैं, और फिर जिस तरह से थिंग्स एज दे वर और नॉर्मल चल रही थी, वो नया नॉर्मल कैसे क्रिएट हो गई, आपसे मैं पूछता हूँ। एहतशाम साहब, आप अग्री करते हैं इस बात से? अशफाक हसन साहब ये कह रहे हैं कि इन फर्स्ट प्लेस गोइंग टू द IMF, यानी IMF के पास जाना ही गलत फैसला था, उससे बहुत बेहतर था कि यहीं पर कुछ एडजस्टमेंट करते, बजाय इसके कि आवाम को इस महंगाई के तूफान में हमने फेंक दिया। नेशनल इकोनॉमिक काउंसिल में डॉक्टर साहब जो है ना, डॉक्टर इशफाक साहब लोन वॉइस थे जो ये बात कहते रहे थे, और ज़ाहिर है इनके आर्गूमेंट में बहुत बड़ा वजन भी था कि आप ढंग तरीके से अगर कोई काम करने की कोशिश करेंगे तो आप इससे बच जाएंगे। असल वार्निंग जो इनकी तरफ से आ रही थी, मेरा ख्याल है बड़े कम लोगों ने उसको समझा कि ये इस दफ़ा बड़ी मुश्किलात हैं। ये स्टेट डिपार्टमेंट का पैकेज जो पिछले साल मिला था PMLN गवर्नमेंट को,
$6.5 बिलियन का वो नहीं है जिसमें 15 वेवर भी दिए गए थे। अब तो आप देख लें कि जो सामने आई हैं अब तक चीज़ें, उसमें तो कह रहे हैं कि जी आप चाइना के लोन बताएं कहाँ कहाँ हैं, सीपक के प्रोजेक्ट बताएं कहाँ कहाँ हैं, और इस तरह बहुत सारी ये पॉलिटिकल इश्यूज लेके आ रहे हैं जो आपके लिए बड़ी मुश्किलात होगी। कहा जा रहा है कि हम अमेरिकन बड़ा वाज़ेह तौर पे जो है ना अपना दबाव इस्तेमाल कर रहे हैं। इंडियन लॉबी वहाँ बैठी हुई है, वहाँ पे स्टेट डिपार्टमेंट में, बाकी जगहों पे वो पूरी कोशिश कर रहे हैं। ओपन इत्तलात आ रही है कि जी IMF का पैकेज किसी सूरत में पाकिस्तान को ना दिया जाए। तो वो तो इस हवाले से बातें हैं। डॉक्टर साहब, मैं एक चीज़ कहूँगा जो जहाँ पे बहुत बड़ी गलती हुई, वो असद उमर साहब के 3-4 स्टेटमेंट थे जिसमें उन्होंने कहा था कि जी IMF के पास हम नहीं जाएंगे, फिर कहा कि शायद हम चले जाएं, फिर उन्होंने कहा कि शायद इसकी ज़रूरत ही ना पड़े, फिर उन्होंने कहा कि जी देखें अब तो हमारे पास अब जाने के अलावा कोई गुंजाइश नहीं रही, हम जाएंगे, और फिर हम चले भी गए। मेरा ख्याल है इससे गैर यकीनी की सूरत हाल बहुत जो है ना ख़राब हुई थी और कॉन्फिडेंस ख़राब हुआ था, स्टॉक मार्केट हमारी नीचे गई थी। अगर ये ना कहते तो ठीक है, आप अपना एक एजेंडा लेके आते, उस पर अमल करते, तो मेरा ख्याल है इतनी मुश्किलात ना होती। ये परसेप्शन जो इन्वेस्टर के बारे में जो ख़राब हुआ उससे मसला हुआ। दुनिया में ये देखा गया है कि जब तक आप जितना ट्रांसपेरेंट होंगे उतना ही ज्यादा बेहतर होता है। जो आपकी ट्रांसपेरेंसी थी, जो करना चाहते थे पब्लिक को पहले दिन से अगर बता देते क्या ये सूरत हाल है, हमने ये करना है और ये, तो शायद पब्लिक को पता चलता है। लेकिन अगर आप उसको इस तरीके से कि शायद जाएं शायद ना जाएं, ऑल ऑप्शंस आर ओपन, ये वो, तो हमने खुद ही अनसर्टेनिटी क्रिएट करके रखी थी। ये अच्छा डॉक्टर साहब, रेवेन्यू के हवाले से बड़े मसले, इमरान खान साहब उस पर अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार भी कर चुके हैं। रिफॉर्म्स जो आने थे वो कहा, समझ नहीं आ रही, सवाल उठ रहे हैं कि क़यामत से पता नहीं कितने दिन पहले आएंगे, वहां पर भी कोई चेंज मुतवक्की है? आपको लगता है कि वो वजारत भी ढंग से तरीके से चलाई नहीं जा रही? ये इसीलिए मैं कह रहा हूं कि सिर्फ एक असद उमर को हटाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपको अपनी पूरी इकोनॉमिक टीम को बदलनी है। सही, पूरी इकोनॉमिक टीम, सिर्फ ये एक आदमी काम नहीं करता, पूरी टीम काम करती है। उसकी सर उम्मीद भी है, असद उमर साहब खुद ये कह चुके हैं कि बाकी भी चेंजेस होने हैं। आज उन्होंने इस बात को कंफर्म किया और उन्होंने कहा कि कुछ दिन में या कुछ घंटे में पता चल जाएगा। बात आपकी ठीक, ये इस किस्म की चीजें होंगी। देखें, एक आदमी को हटाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। डॉक्टर साहब, ऐसे ये जो 2-3 नाम सामने आ रहे हैं, उमर अयूब का, शौकत तरीन साहब का, या फिर डॉक्टर इशरत हुसैन का, आपकी नजर में हु इज द मोस्ट सूटेबल पर्सन फॉर दिस जॉब? देखें, ये तो प्राइम मिनिस्टर का है, मेरे लिए मौजू नहीं है आपकी नजर में इन नामों पे ये करना। ये सारे ही अच्छे लोग होंगे जब ये कंसीडर किए जा रहे हैं, नाम आ रहा है। कुछ ऐसा भी होता है कि लोग अपने नाम खुद भी डलवाना शुरू कर देते हैं। ठीक, मैं आपसे कह दूं या उनसे कहूं, नहीं आपकी बात दुरुस्त है सर। चलें, लेट्स होप कि जो भी फैसला हो पाकिस्तान के लिए आगे बेहतर हो। अब हमारे पास वक्त एक्चुअली कम है। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। डॉक्टर अशफाक हसन साहब हमारे साथ मौजूद थे। तशामुल हक साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया। एक ब्रेक नाजरीन शामिल करेंगे प्रोग्राम में, उसके बाद जब वापस हम आएंगे ब्रेक के बाद तो कुछ और मौजूआत पर हम बात करेंगे। आप पब्लिक न्यूज देखते रहिए। जो चैंपियंस ट्रॉफी के थे हमारे, हमने उनको रखा है, और ये 15 जो लोग हैं हमने इनको इंग्लैंड टूर के लिए सिलेक्ट किया है और वर्ल्ड कप के लिए सिलेक्ट किया है, और 2 साथ जो भी हमारे 2 T20, एक प्रैक्टिस मैच है T20 का और एक इंटरनेशनल मैच है, और फिर सारे कुछ प्रैक्टिस मैच हैं, उसके लिए 2 लड़के हमने और सिलेक्ट किए हैं। लड़कों का मैं आपको बता देता हूँ ताकि आप वर्ल्ड कप के जो सा स्क्वाड है उसका मैं आपको बता देता हूं। पहले ये फ़खर जमान है, इमामुल हक हैं, आबिद अली हैं, गुडलक है आबिद अली को, क्योंकि जी पहली दफ़ा कुछ हमारे लड़के हैं जो पहली दफ़ा भी जा रहे हैं वर्ल्ड कप में। बाबर आजम हैं, शुएब मलिक हैं, मोहम्मद हफीज़ हैं। इनको हमने सब्जेक्ट टू फिटनेस है कि जी जिस टाइम इनका सब्जेक्ट टू फिट हो जाएंगे तो इनको, लेकिन हमने इनको कंसीडर किया कि हमारी टीम के मेन प्लेयर हैं। और कप्तान सरफराज अहमद हैं, शादाब खान हैं, इमाद वसीम हैं, हसन अली हैं, फ़हीम अशरफ हैं, शाहीन शाह आफरीदी हैं, जुनैद खान हैं और एम हसन हैं। ये 15 लड़के, हसनैन सॉरी एम हसनैन, मोहम्मद हसनैन, ये 15 लड़के इंशाल्लाह हमारे वर्ल्ड कप के लिए हैं। और जो 2 लड़के हमने इंग्लैंड टूर के लिए किए हैं, अभी देखिए हमारे पास ये एक मौका है क्योंकि जी
कि हम 23 मई तक है ना टीम को चेंज कर सकते हैं, तो ये, लेकिन इसमें एक मोहम्मद आमिर और आसिफ अली को हमने ना इसको T20 के लिए और इंग्लैंड टूर के लिए हमने इसको रखा है कि जी फ़खर जमान, इमामुल हक, आबिद अली, बाबर आजम, शुएब मलिक, मोहम्मद हफीज, हारिस सुहेल, हारिस सुहेल, ठीक है जी। तो तो आप मेरे से पूछ सकते हैं अगर कोई चीज आपने, दोबारा से कह दूं, फ़खर जमान, इमामुल हक, आबिद अली, बाबर आजम, शुएब मलिक, मोहम्मद हफीज, हारिस सुहेल, सरफराज अहमद, शहदाब खान, इमाद वसीम, हसन अली, फ़हीम अशरफ, शाहीन शाह आफरीदी, जुनैद खान और मोहम्मद हसनैन, ये 15 लड़कों का स्क्वाड है जो वर्ल्ड कप के लिए है। और इंग्लैंड के T20 और वनडेयर्स के लिए जो 2 लड़के हैं उसमें आसिफ अली और मोहम्मद आमिर इंक्लूड हैं हमारे। ये 17 लोगों का जो सा स्क्वाड है जो शुरू में अनाउंस किया है हमने। तो अगर किसी पे आपने कोई चीज पूछनी है तो मेरे से पूछ सकते हैं। मोहम्मद याकूब साहब। जी जी जी। एक तो ये बताएं कि आपने जो 23 फरवरी अनाउंस किए थे वो तो आपने पाकिस्तान कप के फौरन बाद ही कर दिए, उसमें कई परफॉर्मर आगे, पहले आपने कहा था कि हम पाकिस्तान कप के परफॉर्मर को कंसीडर करेंगे, एक उनका चांस खत्म हो गया। दूसरी बात है कि आपके जो मोस्टली जो एक्सपीरियंस प्लेयर है ना, उनके पिछले मैचों में ना तो उनकी परफॉर्मेंस अच्छी है ना पाकिस्तान की वनडे में परफॉर्मेंस अच्छी है। तो आपने ये रिस्क लिया है तो एक्सपीरियंस को फिर दोबारा ट्राई करने का, या इसमें कोई आपको महसूस होता है कि अगर ये ना चले, अगर उन्होंने अपनी परफॉर्मेंस को ना रिटेन किया तो फिर क्या होगा टीम? पहले मैं आपका सवाल जो आपने पाकिस्तान कप के हवाले से पूछा है उसका मैं दे दूं, फिर दूसरी मैं आपसे परफॉर्मेंस की बात करता हूं। पाकिस्तान कप में हम बिल्कुल पाकिस्तान कप के लड़कों की परफॉर्मेंस देख रहे थे, कोई ऐसी चीज़ नहीं है। अगर हमें ज़रूरत पड़ती तो हम पाकिस्तान कप से ज़रूर लड़के ले लेते, क्योंकि जी हमें इसमें बिल्कुल कोई नहीं था, वो हमारा अपना इवेंट था कि अगर उमर अकमल ने वहाँ टॉप किया है या किसी ने टॉप किया है तो उसको हमने ऑस्ट्रेलिया सीरीज़ में ट्राई करके आ रहे थे। तो बिल्कुल हमारे पास बिल्कुल ओपन था, अगर हमें किसी की ज़रूरत महसूस होती तो हम है ना ज़रूर लेते उसको, उसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं थी। दूसरा सवाल आपका कि ये कि हमारी वनडे सीरीज़ में परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है, तो मैं लास्ट ऑस्ट्रेलिया सीरीज़ की बात करूंगा आपसे कि हम हार गए थे ऑस्ट्रेलिया सीरीज़ 5-0 से। लेकिन अगर आप बहुत सारे मैचेस देखें, एक तो हमारे 7 से 8 लड़के पहले शुरू के 3 मैचेस भी नहीं खेल रहे थे। लास्ट 2 मैचों में हमारे जो पिछले 2 साल से 10 लड़के थे वो मैचेस भी नहीं खेल रहे थे। उसके बावजूद हमारी टीम ने फाइट की है, यानी कि हमारी स्ट्रेंथ है, उसने भी ऑस्ट्रेलिया की टीम से फाइट